हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम यहाँ करने जा रहे हैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 11 टॉप 30 क्वेश्चंस की यहाँ पर सीरीज चल रही है, जो कि यूपी टेट और एस टेट के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये क्लियर 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ से हम लोग अभी तक कर चुके हैं। तो अगर अभी आपने वो नहीं देखे हैं तो जा करके आप उसको देख लीजिए। एक प्लेलिस्ट पूरी बना दी हुई है आपके चैनल पर। क्लियर, और अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ से कराए जा रहे हैं, तो वो आप ज़रूर देख लें। बाकी स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट है 11। क्लियर, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं इस क्लास में भी, तो चलिए देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, आर्द्र, ये लिख दिया, ये आर्द्र होगा, ठीक है, आर्द्र मानसूनी वन, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। क्लियर, ये थोड़ी एरर हो गई, इसमें मिस्टेक है, इसको पढ़ेंगे आप। आर्द्र, ऑप्शन सी है आर्द्र मानसूनी वन, ऑप्शन डी है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। तो देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। क्लियर, तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन डी, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन जो है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इनको, जो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, मानसूनी वन, शोला वन, या फिर पतझड़ वन? बताइए, क्या कहा जाता है इनको? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो है आपके दलदली या फिर ज्वार भाटा जैसे क्षेत्रों में पाए जाती हैं ये। और ये वो वन होते हैं जो सामान्यतः खारे पानी के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, ऐसे वृक्ष जो खारे पानी वाले एरिया में पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में पाया जाता है मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार? गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, या फिर ओडिशा? किसमें पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में? तो चंदन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्लियर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना, अधिक जल संचयन, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण? बताएं साइलेंट वैली के बारे में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता एवं सदाबहार वनों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फूलों की घाटी स्थित है केरल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, या फिर हिमाचल प्रदेश में? कहाँ स्थित है फूलों की घाटी? फ्लावर वैली से बोलते हैं, बताइए। फूलों की घाटी स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शांत घाटी अवस्थित है। देखिए दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, फूलों की घाटी और शांत घाटी। एग्जाम्स में
आए हुए क्वेश्चन है ये, तो आगे भी जब पहले आ रखे हैं तो हो सकता है आगे भी आ जाएं, तो बस आप देखते जाएं क्लासों को। शांत घाटी अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है शांत घाटी? शांत घाटी कहाँ है? केरल में। क्लियर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं अरावली पर्वतमाला पर, शिलोंग के पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर, या फिर प्रायद्वीपीय पठार पर। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में। बताइए। कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय पठार पर। देखिए, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन क्या होती हैं? जहां पर शीत ऋतु शुष्क, क्लियर, और ग्रीष्म ऋतु में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का मतलब पाए जाते हैं वहां पर। जिस एरिया में शीत ऋतु में तो बारिश नहीं होती है और ग्रीष्म ऋतु में 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, तो उस जगह जो है ये वन पाए जाते हैं। क्लियर? और जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है आपका, वो इसी एरिया में आता है। ये शीत ऋतु में तो रहता है, यहाँ पर शुष्क रहता है, और ग्रीष्म ऋतु में 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा यहाँ होती है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? ओडिशा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है जो शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटक। बिल्कुल सही। क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। और रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पाए जाते हैं? ये शहतूत के वृक्ष पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता? कर्नाटक से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में से किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? बताइए। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो इसे जो है सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है? तो बताएं। यहाँ ऑप्शन है चंदन, शीशम, सुंदरी, या इनमें से सभी। तो कौन सा वृक्ष की वजह से कहा जाता है इसको सुंदरवन डेल्टा? सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन सही है सी, सुंदरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? कौन सा राज्य है जहां पर चंदन की लकड़ी पाई जाती है? असम, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। कौन सा है? कर्नाटक। क्लियर? कर्नाटक राज्य में जो है चंदन की लकड़ी पाई जाती है। और कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन सही है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की जो प्रमुख वनस्पति है वो कौन सी है? पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ियाँ, या फिर सवाना। तो भारत की प्रमुख वनस्पति आपकी पतझड़। क्लियर? भारत में प्रमुख रूप से जो वनस्पति पाई जाती हैं वह पतझड़ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? बताइए। ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखें। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वन कौन से होते हैं? मैंग्रोव वन, मानसून वन, एवरग्रीन वन, अल्पाइन वन। बताएं।
कौन से वन होते हैं वो? जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं। मैंग्रोव वन, जो दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन होते हैं। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या प्रमुख भूमध्य रेखा? बताइए कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है? कौन कौन से राज्य हैं वो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर के यह रेखा गुजरती है। रेखा है कर्क रेखा। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्क रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। कौन से महासागर के, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कौन से महासागर के बीच से होकर गुजरती है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर? बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 22 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर? तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। बिल्कुल सही। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस वजह से जो है उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है 20 मई, 20 जुलाई, 21 जून, 21 अगस्त? बताइए उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 21 जून। बिल्कुल सही। क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 जून। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है 21 जून। क्यों है? क्योंकि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिस वजह से जो है यहाँ दिन बड़ा होता है और दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटा होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। मकर रेखा है, मकर रेखा कौन सी है? 23 सही 1/2 डिग्री ईस्ट, या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ, या 23.5 डिग्री साउथ, या 23 डिग्री साउथ? तो मकर रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री साउथ। किधर गया? ऑप्शन सी यहाँ। ठीक है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। पाकिस्तान तथा भारत की सीमा रेखा है। यह तिथि रेखा या कैलेंडर रेखा इंगित करती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो देशांतर के 0 अंश से गुजरती है। तो डेटम रेखा क्या होती है? डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश? बताइए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी सीमा रेखा है इसकी? 38 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ कुछ और जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें थोड़ा सा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच में है? ये चीन और भारत के बीच में स्थित है मैकमोहन रेखा, क्लियर। और मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, मैगिनोट रेखा किस किस के बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के। और मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में। और डूरंड रेखा किसके बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में, क्लियर। और हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, क्लियर। हिडेनबर्ग जर्मनी पोलैंड। देखते हैं और कौन कौन सी रेखाएं हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं क्वेश्चन उसमें एग्जाम्स में आने के लिए। देखिए ऑर्डरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, क्लियर। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाती है। 17वीं समांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच, क्लियर। और 49वीं समांतर रेखा है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। और 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसके बीच में थी? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, क्लियर। तो ये सभी रेखाएं आप देख लें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। तो कौन निकटतम दूरी पर है? गांधीनगर, क्लियर। गांधीनगर राजस्थान, ठीक है। कौन सा? गांधीनगर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड। बताइए उत्तर में कौन सा राज्य है? देखिए त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड ये तो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, और मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है, क्लियर। और ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है। मानक समय किस आधार पर निर्धारित करते हैं? देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या अक्षांश रेखा, या प्रधान मध्याह्न रेखा। बताएं। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा के द्वारा जो है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? 5 घंटे 10 मिनट का, 5 घंटे 30 मिनट का, 5 घंटे 20 मिनट का, या फिर 5 घंटे 40 मिनट का। तो कितने मिनट का अंतर होता है इसमें? 5 घंटे 30 मिनट का। 5 घंटे 30 मिनट का जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और GMT के बीच में अंतर रहता है, क्लियर। और भारत में स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो रेखा है वो कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहलाती है, ठीक है। तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? बताएं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा। इस 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए तो सही उत्तर हुआ यहाँ पर ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री
मेरिडियम या उत्तर पर खींची जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं, कहाँ से गुजरती हैं ये? एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से या फिर अफ्रीका से? कहाँ से गुजरती हैं कर्क और मकर दोनों रेखाएं? अफ्रीका से। अफ्रीका से। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? अच्छा, तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये भी कहाँ से गुजरते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। क्लियर? तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए। और यहाँ हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और जो भी आपको सुझाव या सजेशन देनी है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स? और टेलीग्राम ग्रुप में भी जाकर के आप जुड़ सकते हैं, जहाँ इन क्लासों की PDF और जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको वहाँ उपलब्ध हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही क्लासों के साथ, और तब तक जो है आप अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारी क्लासों से।